नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को करेंगे। जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। और इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ग्लोबलाइजेशन वो है क्या। साथ ही साथ जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या उसका इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, ये आखिरकार वर्क कैसे करता है या फिर ये है क्या। इस पूरी चैप्टर के अंदर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंट से जो कि इसमें बताया गया है। जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में सीधा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सीधा लास्ट से शुरू करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा, ऑल मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। कहा यह जा रहा कि हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इन दोनों पॉइंट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले क्या होता था। आज से लगभग इवन अभी का, अगर अभी का देखते हैं पहले। अगर अभी मैं मार्केट में जाऊं और मुझे कोई फ़ोन खरीदना है तो आप लोगों को क्या होगा कि मार्केट में कितने सारे ब्रांड है। इवन आप लोग भी बहुत मुझे सजेशंस दोगे कि सर आप ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स है, यानी मेरे पास मल्टीपल चॉइस है। लेकिन मज़े की बात यह है, आज से 20 से 25 साल पहले हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं थी। यानी अगर आज से 25 साल पहले मैं मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाता, फ़ोन खरीदने जाता, तो होता क्या, मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते, इक्के दुक्के ब्रांड होते। लेकिन आज जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे ब्रांड है, वो क्यों हो पाया है, आखिरकार ये क्यों हो पाया है। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया है कि आज हमारे पास मल्टीपल चॉइस है और पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस नहीं थे। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ग्लोबलाइजेशन है उसका किस तरीके से रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसने हमारे लोगों की लाइफ को किस तरीके से इम्पेक्ट किया और ये किस तरीके के चेंजेस, क्या फैक्टर्स है जो इसके अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से बदला जा रहा है। कि देखो, ग्लोबलाइजेशन ना हमेशा कह सकता है, कोई भी जो टर्म होता है वो स्टिक नहीं रहता। जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, डेमोक्रेसी जैसा टर्म हो गया, ये ऐसे टर्म है आज से 10 साल पहले और आज से 50 साल पहले ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ये और ब्रॉड हो जाएगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो और बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अब जो आपकी बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में हम सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे, जो पहला पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट दिया गया है एमएनसीज का। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि एमएनसी क्या होती है। तो कहा जा रहा है, एमएनसी की डेफिनेशन है, एमएनसी इज अ कंपनी डेट ऑन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी जिसके एक नेशन से ज़्यादा में या कंट्रोल करती या खरीदी हुई है, उसे हम एमएनसी का दर्जा दे देते हैं। सिंपल टर्म में अगेन आपको मैं समझाता हूँ। इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपके नेशन में ही आपकी फैक्ट्री है तो उसे एमएनसी नहीं कहा जाएगा। आपके भले ही जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स है, हर एक स्टेट में आपकी क्या फैक्ट्री है, आपके उस कंपनी को एमएनसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने एक अपनी एक केवल कंपनी अमेरिका में खोल लिया तो आपकी कंपनी को एमएनसी का दर्जा मिल जाएगा। सिंपल, एक नेशन से ज़्यादा में जो कंपनियां खुली रहती हैं उन्हें हम एमएनसी के नाम से जानते हैं। क्लियर, या तो खुली हुई या फिर वहां पे कंट्रोल करती है, पार्टनरशिप है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार जरूरत क्या पड़ी कंपनी को कि अपने देश के अंदर ना खोल के वो बाहर के देशों में कंपनी अपनी खोल रही है। क्या उनके देश में उतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, क्या उनका देश सपोर्ट नहीं कर रहा उन कंपनीज को। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी जो कंपनी है वो एक देश में अपने ही देश में कंपनी ना खोल कर वो अलग अलग कंट्रीज में अपनी कंपनी को खोलता है। आखिरकार क्या रीजंस है। तो इसका एक बताया जा रहा, इसका आंसर है एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड द अदर रिसोर्सेज। तो अब इससे हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि एमएनसी उन ऑफिसेस या फैक्ट्रीज उन जगहों पे खोलना पसंद करते जहां उनको चीप लेबर या जो अदर रिसोर्सेज है वो भी उनको चीप मिल रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, कुछ भी हो, चाहे वो लेबर हो, मतलब कुछ भी हो, वो वहां पर उनको क्या मिल रहा है, चीप मिल रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि उनके देश में उनको वो सारी चीजें महंगी पड़ रही है और विदेशों से अगर वो काम करवा रहे तो उनको बहुत ही ज्यादा वो
चीप मिल रहा है, उनको सस्ता मिल रहा है, तो इसी वजह से जो कंपनियां वो बाहर के देशों में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर लेती हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, दिस इज जस्ट सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। अब चीप होने से क्या फायदा होगा, चीप होने से यही फायदा होगा कि उनको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि मेरे पास एक माउस है, आप इसको समझते हैं दूसरे पॉइंट को इस एग्जांपल से। अगर ये माउस है, माउस के अंदर जितना कम रुपए में इससे मैं मार्केट बना पाऊंगा उतना ही मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैंने इसको बनाया 3 रुपए में, और मार्केट में कितने में मैंने अपना प्रॉफिट लेके 2 रुपए का प्रॉफिट लेके मैंने इसे मार्केट में 5 रुपए का बेच दिया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर। अब मेरा क्या, अगर मैं इसे मान लेते कि दूसरी मतलब दूसरे कंट्री से बनाता हूँ, तो मुझे ये पड़ रहा है कितने रुपए का, 2 रुपए का। अब मार्केट में अगेन ही कितने का बिक रहा है, 5 रुपए का। तो इस बार मुझे कितने का फायदा हुआ, 1 रुपए का, यानी 3 रुपए, 1 रुपए पिछले से 1 रुपए बढ़ गया, यानी इस बार मेरे को फायदा हुआ 3 रुपए का। क्लियर। तो ये आप सोचोगे कि 1 रुपए के पीछे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या माउस एक ही मैं थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं हजारों करोड़ों माउस बनाऊंगा। तो अगर 1 रुपए भी एक माउस के ऊपर बच रहा है तो हजारों करोड़ बना दिया, तो ऐसे एक दिन में हजार, और एक दिन पूरे महीने नहीं, एक दिन में तो 1000 करोड़, तो मैं कह सकते करोड़ मैं दिन में ही बचा रहा हूँ। समझ रहे हो। तो ये गेम होता है, भले ही एक एक रुपए ही इनके लिए बहुत, एक 50-50 पैसे, 25 पैसे, पैसे ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्या हो कि मेरा प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग आई है वो कम आई है, इससे मेरे को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिला है। क्योंकि कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो एमएनसी है वो दूसरे देशों में क्यों खोल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ चीप। अब इसके लिए क्या हो, एक एग्जाम्पल है वो पहले हम समझेंगे, फिर इस चीज़ों जो यहाँ पे लिखा गया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक एमएनसी है, ठीक है, कंपनी है, जो कि मेन मेन चीज़ें बताया है मैंने। एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च होता है, डिज़ाइन होता है, कहाँ पे, यूएस में डिज़ाइन हो जाता है कि ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ठीक है, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, चाइना में बनते हैं। यानी यूएस में डिज़ाइन हुआ, उसके बाद वहाँ से कहाँ भेज दिए जाते हैं, चाइना में भेज दिए जाते हैं उसके कंपोनेंट्स रेडी होने के लिए। फिर वहाँ से उसे शिप करके कहाँ भेज दिया जाता है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के देशों में। फिर उन वहाँ पे जो चाइना से जो कंपोनेंट्स गए उसको वहाँ पे असेंबल वगैरह किया जाता है। फिर जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी उस कंपनी के ब्रांचेस हैं, आउटलेट्स है, वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर। और अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन है कि अगर मान लेते उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, तो कॉल कहाँ पे कॉल की जाएगी। तो मज़े की बात है, जो कॉल सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया है, इंडिया में कॉल सेंटर लोकेटेड है। तो आप ये समझ रहे होगे कि एक जो कंपनी है पैसा बचाने के लिए वो अपने अलग अलग देशों में फैक्ट्रियाँ खोलती है। जैसे समझ में आया कि यूएस में अपनी वो फैक्ट्री खोल चुकी है, फिर मैन्युफैक्चर चाइना से करवाती है, फिर ईस्टर्न और मैक्सिकन यूरोप में उसे असेंबल करवाती है, फिर वहीं से पूरे आउट ऑल ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे भी उसको भेजना होता है भेज देती है। लेकिन कॉल अगर कोई कम उस प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो कहाँ कॉल करेगा, वो इंडिया पे कॉल आएगा। कॉल सेंटर उसके कहाँ बने, इंडिया में बने। तो आप ये देख सकते हो कि अलग अलग देशों में क्या करवा रहा है, उसने अपनी फैक्ट्रीज या जो भी चीज़ है उसने इस्टेब्लिश करवा रखी है। इससे क्या होता है, ऐसा वो इस वजह से कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ उसको जो कहते हैं ना कॉस्टिंग है वो कम आ सके, ऐसा इस वजह से वो कर रही है क्योंकि वहां पे उनको सस्ता। अब वो इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चर नहीं करवा दी, चाइना में क्यों जा रही, क्योंकि चाइना हो सकता है उसे सस्ता प्रोवाइड करवा रहा, और इंडिया को उसको लग रहा है कि इंडिया में कॉल सेंटर अच्छा चलेगा, तो इसलिए इंडिया में कॉल सेंटर चलवा रही है। क्लियर। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या बताया जाता है, सीधा इस पे आते हैं जो येलो मैंने हाईलाइट किया है कि क्या क्या कहा जाता है कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। जो पहला पॉइंट है उसमें बताया जाए कि एमएनसी केवल अपने फिनिश प्रोडक्ट को ही पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं भेज रही, वो क्या कर रही है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। साथ ही साथ इससे ना सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मान लेते हैं जैसे चाइना को दिया है तो चाइना में तो सर्विसेज प्रोड्यूस होगी ना। अब मैं अपनी फैक्ट्री अगर चाइना में खोल दूंगा तो चाइना के लोगों को क्या जॉब नहीं मिलेगी, क्या मैं अपने देश से थोड़ी ना लोगों को चाइना लेकर जाऊंगा वहाँ पे काम करवाए, मैं तो चाइना के लोगों को ही हायर करूंगा ना। तो क्या वहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ के लोगों को सर्विस नहीं मिली। तो यही कह रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज इसी तरीके से एमएनसी कंपनी प्रोड्यूस करती। केवल उसका मेन मकसद नहीं होता कि अपने प्रोडक्ट्स को ही बेच दे, वो इनडायरेक्टली
या डायरेक्टली सर्विसेज और गुड्स को भी कह सकते हैं प्रमोट कर देती है। तो आप इसका एज अ देयर प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। तो आप ये समझोगे कि देखो सर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑफ कोर्स है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, अलग अलग एक ही जगह पे रहे तो कितना ज़्यादा सही रहता है ना, मैनेज बहुत ईजी वे में हो जाता है। लेकिन मैनेज ये लोग इतना सरदर्द ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनको चाहिए पैसा, जो कंपनी होती है उसको चाहिए प्रॉफिट। तो इस वजह से इतना जो सरदर्द है वो ले सकते हैं। वो अलग अलग कंट्रीज में अपनी आउटलेट्स को या फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, अगेन क्वेश्चन, ऐसा वो क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ उनको वो चीज़ें वहाँ पे सस्ती पड़ती है। जैसे चाइना है, उनको चीप मैन्युफैक्चर लोकेशन उनको मिल जाता है, मैन्युफैक्चर वहाँ पे सस्ता हो जाता है, इस वजह से चाइना को चूज़ करते हैं। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप को इस वजह से उन्होंने चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ वो मार्केट के पास हैं। ठीक है, मार्केट में पहुंचाने में उनको आसानी मिलती है, तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट जल्दी जाएगा, समय पे पहुंचेगा, तो लोग कंज्यूमर खरीदेंगे ना, तभी तो आपका फायदा होगा। लेट जाने से क्या होगा, प्रॉब्लम होगी आपको। इंडिया में उसने क्यों किया कॉल सेंटर? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया के अंदर स्किल्ड इंजीनियर्स, अच्छे खासे इंजीनियर, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं जो कि इंग्लिश अच्छा बोलते हैं। क्लियर? तो इसी वजह से जो कंपनी है उसने इंडिया को कॉल सेंटर बनाया, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स बहुत अच्छे जो टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे हैं, साथ ही साथ यहाँ के लोग इंग्लिश बहुत अच्छा जानते हैं, बोल सकते हैं, यूथ इंग्लिश का बहुत क्रेज है। तो इस वजह से कह सकते हो ना, इंडिया को चूज किया गया। तो लास्ट समरी अगर पूरा एक बार मैं समअप करता हूँ, तो इसमें हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से चॉइसेस हमारे पास बढ़ चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर को समझेंगे तो और क्लियर आ जाएगा। फिर हमने एमएनसी को समझा कि एमएनसी क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि एमएनसी बाहर के देशों में क्यों अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको चीप लेबर मिल जाता है, अदर रिसोर्सेज उनको सस्ते पड़ जाते हैं, उनकी जो बनाने की जो कॉस्टिंग आती है वो भी कम आ जाती है, इससे उनको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलता है। फिर इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा, और इस एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा भले ही जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वे से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, लेकिन फ़ायदा कंपनीज को मिल रहा है। इसमें हमने ये समझा, फ़ायदे के लिए कंपनियां कुछ भी कर सकती हैं, अपने देश से बाहर दूसरे देशों में भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, भले उनका सर क्यों ना दुख जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ को। और वीडियो कैसी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।